हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने सांबर का युद्ध हल लिया, तो सांबर के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो कल हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। देखो, सांबर का युद्ध हुआ था 1709 ईस्वी में। और जो सांबर का युद्ध है यह सवाई जयसिंह व अजीत सिंह की दोनों की संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया और सवाई जयसिंह ने पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया। आमेर तथा मारवाड़ रियासत का सांबर झील पर संयुक्त अधिकार हो गया था। भरतपुर में इसने मोहक्कम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया। किसने? सवाई जयसिंह ने। इसने बदन सिंह को दी की जागीर दी। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह और ब्रजराज की उपाधि भी दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी सवाई जयसिंह को। बूंदी में इसने उम्मेद के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया। अब हमने बात की थी गंगवाना का युद्ध हुआ था अजमेर में 1741 ईस्वी में। अभय सिंह जो मारवाड़ का है वैसे जोरावर सिंह जो बीकानेर के बीच हुआ था। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने बीकानेर के जोरावर सिंह का साथ दिया था। इस युद्ध में अभय सिंह को हराया गया था। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था। और सवाई जय सिंह और मराठों में युद्ध होते हैं। पहला युद्ध था पील सुद का युद्ध 1715 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में सवाई जय सिंह की जीत हुई। दूसरा युद्ध हुआ मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी में। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। अगला अगला जो युद्ध था वो था रामपुरा का युद्ध। यह 1735 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई थी। अब इसके बाद में हम देखेंगे धौलपुर समझौता जो 1741 ईस्वी में हुआ था सवाई जयसिंह और बालाजी बाजीराव के बीच। जो बालाजी बाजीराव है जो पेशवा था। पेशवा का मतलब होता है, पेशवा सबसे ऊंचा पद होता है। तो अब आगे लिखेंगे, कल तक हमने यहाँ लिख लिया था। अब इसके बाद में लिखेंगे धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में। धौलपुर समझौता 1741। सवाई जयसिंह प्लस बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव ये पेशवा था। सवाई जयसिंह मोहम्मद शाह रंगीला का एक प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि का मतलब होता है जैसे मोहम्मद शाह रंगीला है उसके जो भी काम है वो कौन करेगा? सवाई जयसिंह करता था। तो सवाई जयसिंह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। कौन? सवाई जयसिंह प्रतिनिधि था। सवाई जयसिंह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि का मतलब होता है मोहम्मद शाह जो भी आदेश देगा वो उसका पालन कौन करता है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को जो भी काम करने के लिए बोलेगा तो वह सवाई जयसिंह करता था। अब इसके बाद में लिखा सवाई जयसिंह की उपलब्धियां। सवाई जयसिंह की उपलब्धियां। सवाई जयसिंह की उपलब्धि थी। सवाई जयसिंह ने एक तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था।
अश्वमेध मतलब घोड़ों का, जब मतलब कोई भी आता मतलब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तब करवाता है जब कोई भी राजा अपने आप को सर्वशक्तिमान बताता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, और वह खुद के ऊपर विश्वास करता है कि मैं खुद शक्तिशाली हूँ। तो वह एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है, उसमें घोड़ों को भगाया जाता है। उस जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वह उसको राजा के द्वारा मारा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो इस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे वह ब्राह्मण ब्राह्मण था, उसका नाम तो था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर, तो ब्राह्मण था। उसके बाद में एक दीपा दीप सिंह कुंभानी ने इस घोड़े को पकड़ लिया था, अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा है उसको पकड़ लिया था। तो सवाई जयसिंह की उपलब्धियां देखेंगे। पहले आप लिख लीजिए धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में सवाई जयसिंह प्लस बालाजी बाजीराव जो पेशवा था, इन दोनों के बीच में होता है। सवाई जयसिंह मोहम्मद सरांगीला का प्रतिनिधि था। अब लिखना है सवाई जयसिंह की उपलब्धियां। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इतना उतार लीजिए आप। समझ में तो आया ना आपको सभी को? कहीं समझ में नहीं आया? समझ में आना चाहिए। उतार लिया? तो मैं ले लेता हूँ। सवाई जयसिंह ने इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और इसका जो पुरोहित था, इस यज्ञ का जो पुरोहित पुरोहित का मतलब होता है ब्राह्मण। इसका पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इसका पुरोहित था। उसके बाद में दीप दीप सिंह कुंभानी ने इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। पकड़े देखो, धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में हुआ था। सवाई जयसिंह व प्लस बालाजी बाजीराव तो पेशवा था। पेशवा के पास होती है सबसे, जो बालाजी बाजीराव या पेशवा होता है, पेशवा मतलब सबसे शक्तिशाली बना, पेशवा के पास ही होती है सारी शक्तियां। तो सवाई जयसिंह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। सवाई जयसिंह की उपलब्धियां, इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसका पुरोहित पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। पुरोहित का मतलब जो यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण होता है उसको। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। अब इसके बारे में अब सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला देखेंगे। इतना उतार दीजिए आप। ये धौलपुर समझो 1741 ईस्वी में हुआ था। सवाई जयसिंह प्लस अब सवाई जयसिंह प्लस बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। तो तेज सुना। सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह मोहम्मद सरांगीला का प्रतिनिधि था। उसके बाद में इसकी जो उपलब्धियां देखेंगे। पहला था इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसका जो पुरोहित था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। और इस अश्वमेध यज्ञ और दीप सिंह कुंभानी ने इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। स्थापत्य कला देखेंगे। अब इसकी सवाई जयसिंह ने क्या कर निर्माण करवाए थे। इसने एक तो जयपुर शहर बसाया था। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। और जयपुर शहर है जयपुर शहर यह इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और पंडित जगन्नाथ ने इस जयपुर शहर की नींव रखी थी। और पुर्तगाली ज्योतिषा पुर्तगाली के ज्योतिष थे उसको बुलाया गया था। जेवियर जेवियर डी सिल्वा की सहायता से इस जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। और जयपुर को
कैंटन जो चीन में है और बगदाद जो इराक की राजधानी है, वहां से नक्शे मंगवाए गए थे। नक्शों को देखकर जयपुर शहर बसाया गया था। जयपुर को 9 वर्गों का सिद्धांत जयपुर है जो 9 वर्गों के सिद्धांत पर आधारित है। बादल महल यह जयपुर की पहली इमारत थी। इस स्थान को शिकार का ओदी कहा जाता है। जयपुर कछवाहों की चौथी राजधानी थी। जयपुर जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर था। 2019 में यूनेस्को यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो अब मैं लिख देता हूँ, इतना आपने उतार लिया होगा। स्थापत्य सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण किए गए। तो पहले स्थापत्य में पहले देखेंगे हम जयपुर। जयपुर है जयपुर की स्थापना इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है इसके जो वास्तुकार जयपुर का जो वास्तुकार था उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। और तीसरा बने जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ की सहायता से पंडित जगन्नाथ ने इस पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। जयपुर की नींव रखी थी नींव रखी थी और पुर्तगाली पुर्तगाली ज्योतिषा वेरी जेवियर जेवियर डी सिल्वी को सिल्वा की सहायता सहायता ली गई थी। जयपुर का निर्माण करने के लिए पुर्तगाली को बुलाया था। पुर्तगाली ज्योतिषा जेवियर डी सिल्वा को बुलाकर जयपुर का निर्माण करने में इसकी सहायता ली गई थी। किसकी? जेवियर डी सिल्वा की, जो एक पुर्तगाली का ज्योतिषा था। और जयपुर को कैंटन कैंटन जो चीन में है, बगदाद। बसाया बसाया गया था। तो जयपुर को कैंटन जो चीन में है और तथा बगदाद जो इराक में, इन दोनों के जगह के नक्शे मंगवाए और इन नक्शों के आधार पर जयपुर का निर्माण किया गया था। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। जयपुर को 9 वर्गों के स्थान पर बसाया गया। स्थान पर बसाया गया था।
और बादल बादल महल बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। पहली इमारत थी तथा जिसे तथा पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। शिकार होदी कहा जाता था। देखो, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को हुई थी। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। पुर्तगाल के एक ज्योतिष थे, उनका नाम था जेवियर डी सिल्वा की सहायता ली गई जयपुर का निर्माण करने में। जयपुर को कैंटन तथा बगदाद इराक की तरह बसाया था। जयपुर को 9 वर्गों के स्थान पर बसाया गया। 9 वर्ग जैसे जयपुर की कोई सी गली देख लेना आप, कोई सी गली आगे जाके समाप्त नहीं होगी, वो कोई ना कोई से मेन रोड पे मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार जयपुर में अलग अलग जगह स्थापित है कि ये मतलब सिटी बाग है, ये मतलब ऐसा बाजार है, बाजार गांव टाइप मतलब एरिया टाइप में वो कर गए थे। जयपुर को 9 वर्गों के स्थान पर बसाया था। मतलब जयपुर में अलग अलग चीज जगह अलग अलग चीजें स्थापित की है। जैसे जयपुर में हवा महल है, ऐसे बादल महल है जयपुर की पहली इमारत थी। जयपुर में पहली इमारत कौन सी थी? बादल महल। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। जैसे राजा शिकार करने के लिए जाता था तो वहां एक नदी थी, वह मतलब कुआ था। तो जैसे ही राजा जैसे मतलब जानवर आते तो उसका शिकार कर लेता था। तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? शिकार होदी कहा जाता था। और फिर वहां एक महल का निर्माण किया गया, बादल महल। जयपुर की पहली इमारत थी, पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। अब यह जयपुर है, यह कछवाओं वंश की चौथी राजधानी थी। तो इतना उतार लीजिए, फिर आगे वो लिखवाएंगे। उतार लीजिए इतना। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है। पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। पुर्तगाली ज्योतिषा जेवियर डी सिल्वा की सहायता ली गई। पुर्तगाली को कैंटिन कैंटन जो चीन में बगदाद की राजधानी व इराक की राजधानी बगदाद की तरह बसाया गया। किसको? जयपुर को। जयपुर को 9 वर्गों के स्थान पर बसाया गया था। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। पहले इस स्थान को शिकारहोदी कहा जाता था और यह जयपुर कछवाओं की चौथी राजधानी थी। कछवा वंश की चौथी राजधानी थी। उतार लीजिए। उतार लिया। ठीक है, तो मैं उतार रहा हूँ ना।
अब देखो, अब देखो, यह जयपुर की जयपुर, यह जयपुर, यह जयपुर कछवाओं की, कछवा वंश की चौथी राजधानी थी, चौथी राजधानी थी। पहली राजधानी दो से थी, दूसरी दूसरी राजधानी थी वो रामगढ़ थी, रामगढ़ के बाद में आमेर, आमेर के बाद में जयपुर। तो यह चौथी राजधानी थी, है ना। उसके बाद में लिखना है आपको, जयपुर भारत का, जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है, आधुनिक एवं नियोजित शहर है। आधुनिक व नियोजित शहर कौन? जयपुर। और 2019 में, 2019 ईस्वी में यूनेस्को, यूने यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, शामिल किया था। कब? 2019 में शामिल किया था। देखो, जयपुर कछवाओं की चौथी राजधानी थी, है ना। जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है। 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यह मोस्ट है ना। पहली राजधानी थी दौसा, दौसा के बाद में, दौसा के बाद में थी रामगढ़, रामगढ़ के बाद में थी आमेर, आमेर के बाद में चौथी राजधानी थी जयपुर। ये कछवाओं की राजधानी है ना, ठीक है। दौसा, रामगढ़, आमेर और जयपुर। अब आपको लिखना है जयपुर होगा, जयपुर के बाद में दूसरा निर्माण करवाया था इसने सवाई जयसिंह ने, एक किले का निर्माण करवाया था, नाहरगढ़ किला। यह भी जयपुर में है, नाहरगढ़ किला। दूसरा लिखना है नाहरगढ़ किला। इसमें पॉइंट लिखना है, सवाई जयसिंह ने यह मराठों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ स्वयं की रक्षा के लिए बनाया था। तो खिलाफ यह सुरक्षा के लिए बनाया गया था, मतलब सवाई जयसिंह अपनी स्वयं की रक्षा के लिए बनाया गया था। यदि मराठे लड़ाई युद्ध करने के लिए आ जाए तो हम इस नाहरगढ़ के किले में बैठ कर मतलब युद्ध की तैयारी कर सकते हैं और हम अपने आप को सेल्फ मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह मराठों के खिलाफ, नाहरगढ़ किला यह मराठों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ यह सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और इसको लिखना है, इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, नाहरगढ़ को। इसे जयपुर का पहरेदार पहरेदार कहा जाता है। जो नाहरगढ़ का किला है जयपुर में, इसको क्या कहा जाता है? पहरेदार कहा जाता है। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है और यह सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था।
पहले इस किले का नाम सुदर्शन रखा गया था। पहले इस किले का नाम सुदर्शन गढ़ रखा गया था। पहले इस किले का नाम क्या रखा गया था? सुदर्शनगढ़। तो अब देखिए, मतलब कछुओं की चौथी राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर भारत का पहला आधुनिक वन नियोजित शहर है। 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अगला है नाहरगढ़ किला। यह यह मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। पहले इसे पहले इस किले का नाम सुदर्शन सुदर्शन दर्शनगढ़ रखा गया था। तो इतना लिख लीजिए आप। तो इसके बाद में हम देखेंगे चंद महल। यह सिटी पैलेस में स्थित है। उतार लीजिए आप। नाहरगढ़ का किला किसके लिए बनाया गया था? सुरक्षा के लिए। नाहरगढ़ का किला यह जयपुर में स्थित है। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। कौन से किले का? नाहरगढ़ किले का नाम। उतार लिया? ठीक है। तो अब आपको लिखना तीसरा चंद महल। जो चंद महल है जयपुर महल है कि कहाँ? सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में स्थित है ना। और चौथा सिसोदिया रानी का महल। यह भी जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह ने बनवाया था सिसोदिया रानी का महल। पांचवा है सिसोदिया रानी का महल। पांचवा जल महल। यह जयपुर में है। यह मान सागर झील के पास स्थित है। यह मान सागर झील में स्थित है। जल महल कहाँ स्थित है? मान सागर झील में। कहा? जयपुर। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के पंडितों को ब्राह्मणों को कर दो। ब्राह्मणों को रुकने की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था की गई। देखो, जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के जो ब्राह्मण थे उनको यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। कहाँ? जल महल, जो कहाँ है? मान सागर झील में, जयपुर। और छठा है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर है। यह मंदिर
गौड़ीय संप्रदाय के से संबंधित है। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा गोविंद देव जी का मंदिर? इस मूर्ति गोविंद देव जी की मूर्ति को वृंदावन से लाया गया था। इस मूर्ति को गोविंद देव जी की मूर्ति को वृंदावन से लाई गई थी। गोविंद देव जी इस मूर्ति को वृंदावन से लाई गई थी और जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। अब देखो सातवां है एक चलो कल कल करेंगे। देख तीसरा चंद महल है, सिटी पैलेस में स्थित है। सिटी पैलेस में। और सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है। जल महल है जयपुर में। यह मान सागर झील में स्थित है। यहाँ पर अश्वमेध के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। अगला गोविंद देव जी का मंदिर। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय बहुत होते हैं, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग के सब बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। इस मूर्ति को वृंदावन से लाई गई थी। गोविंद देव जी की मूर्ति को जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। बात के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, उतार लीजिए। आपको डेली रिवीजन करना है और याद करना है ना। ओके।